अध्याय 5 है ये, जब जनता बगावत करती है। ये 1857 और उसके बाद की बात है। 1857 और उसके बाद देखें, जब शुरुआती दौर में हमने जब डिस्कशन किया तो हमने ये पाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बहुत सारी नीतियां थी, बहुत सारे इसने अपने लॉज बनाए खुद ही, और इसका हिंदुस्तान यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे बहुत सारा प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। चाहे वो आप राजा ले लें, चाहे रानियां ले लें, चाहे आप किसान ले लें, चाहे आप बड़े बड़े जमींदार ले लें या छोटे जमींदार ले लें, चाहे आप ट्राइबल्स ले लें जिन्हें हम ट्राइबल ग्रुप या आदिवासी कहते हैं, चाहे आप सिपाही ले लें, चाहे वो उनके सिपाही हो ईस्ट इंडिया कंपनी के या कहीं और के सिपाही हो, तो हर आदमी पे, हर एक तबके पर बहुत अलग अलग तरीके से इफेक्ट हुआ, असर पड़ा यहां पे। अब देखें, जब कोई भी आप लॉ बनाए, रूल रेगुलेशन बनाए या कोई नीतियां बनाए और ये किसी के हित में ना हो या फिर इन सब के जनता के हित में ना हो, या फिर आप ऐसी नीति बनाए जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, उनके रिलीजियस फेथ को, उनकी धार्मिक सोच को या उनकी जिंदगी जीने के तौर तरीकों पे अगर कहीं आक्षेप होता है या असर डालता है तो लोग विद्रोह करते हैं, लोग बगावत करते हैं, लोग रिवोल्ट करते हैं, और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर एक चित्र देख रहे हैं आप, ये है सिपाही और किसान, ये आपका विद्रोह कर रहे हैं। और खास तौर पे जो मैं जगह आपको दिखाऊंगा वो जगह है उत्तर भारत की, बहुत सारी जगह ये 1857 में विद्रोह फैला। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज 100 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे और उसके बाद 1857 में पहली बार ऐसा हुआ। आपको जानने से पहले यह जानना होगा 1857 के पीछे बैकग्राउंड में क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यह जानिए कि असल में जो रिवोल्ट हुआ, बगावत हुई, वो कहां कहां हुई। इसमें जो आप रेड ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये इसके मेन पॉइंट थे और इनकी चर्चा बार बार मैं करने वाला हूं। सबसे शुरुआत मैं मेरठ से करूंगा क्योंकि यहीं से सब चीजों की शुरुआत हुई थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर यानी कि आखिरी मुगल साम्राज्य के सम्राट दिल्ली। बरेली में क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। फैजाबाद में भी एक साहब हुए, यहां पर भी रिवोल्ट का सेंटर था। लखनऊ, कानपुर और झांसी, यहां पर रानी लक्ष्मीबाई की मैं बात करूंगा। तो ये जो बेल्ट आप पूरा देख रहे हैं, इसके अलावा ये जो ट्रायंगल आप रेड की जगह ब्लैक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये भी सेंटर थे, यानी कि ये मेन सेंटर थे, ये केंद्र बिंदु थे जो रिवोल्ट हुआ 1857 का। और फिर उसके जरिए जहां जहां लोग खड़े उठे, इस विद्रोह में शामिल हुए, वो सारी जगह यहां पर आपको मैं दिखाना चाहता हूं। यानी कि महू से लेकर आप चाहे आप लाहौर ले लें, मतलब इस रेंज में आप यहां देखिए, इस पूरे दीनापुर से लेकर जबलपुर, ये पूरा इलाका इस चपेट में था और बड़ा जबरदस्त बगावत हुई। तो सवाल उठता है ये बगावत हुई क्यों, और इतने सारे लोग अगर एक साथ बगावत कर रहे हैं तो आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सालों से चली आ रही होगी। सबसे पहली चीज है नवाबों की छिनती सत्ता। इसका मतलब यह है कि जो नवाब हुए, बड़े लोग उस जमाने में, बताता हूं किसकी बात हो रही है, इसमें राजा को भी इंक्लूड करेंगे हम। उनकी सत्ता, उनकी पावर, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनका टेरिटरी, उनकी बाउंड्री, ये सब छिन रही थी। और मैं आपको ले जाना चाहता हूं 18वीं शताब्दी के मध्य में। तो 18वीं शताब्दी के मध्य का मतलब हुआ 1750 करीब, और मैं आपको बता रहा हूं 1857 में विद्रोह हुआ है। तकरीबन 100 साल पहले की बात हो गई। तब से जो भी राजा थे और नवाब थे, उन सब की, राजा कहें या नवाब कहें, यानी जो भी पावरफुल लोग थे जो एक टेरिटरी पे काबिज थे, उन सब की ताकत छिनने लगी थी। पहली चीज तो इनके पास जो सत्ता थी, जो पहले ये इसके इनके बाप दादा एंजॉय किया करते थे, या इनका जो सम्मान था, इज्जत थी, वो भी खत्म हो गया। अभी हम बहादुर शाह जफर के बारे में बात करेंगे। अब देखेंगे इस बेचारे का क्या हाल हुआ। कहां बाबर,
कहाँ अकबर और कहाँ ये आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, इनकी इतनी बुरी हालत थी कि पूछे मत। अच्छा, एक और चीज, क्यों ये सत्ता सम्मान खत्म हो रहे थे? क्योंकि जो भी टेरिटरी थी, या तो ये अंग्रेज ब्रिटिश रूल को मान लेते थे या ब्रिटिश इनके ऊपर कब्जा कर लेते थे, चाहे वो आर्थिक कब्जा हो चाहे वो राजनीतिक कब्जा हो। तो यहां पर एक साहब को ये तैनात कर देते थे, जिसको हमने डिस्कशन किया था, इनको रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट का शाब्दिक अर्थ ही होता है रहने वाला, यानी कि ये जो हम नवाब और राजा कह रहे हैं, उनके ही दरबार में ये आदमी बैठा करता था। ठीक, कई जगह ऐसा हुआ, देखिए जब यहां पर एक रेजिडेंट आ गया तो जो शासक है उसकी सत्ता तो चली गई, क्योंकि रेजिडेंट का मतलब ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने रेजिडेंट्स के जरिए इन पे राज कर रही है, या इनके फैसलों पर सारा हक या कहें सारे फैसलों पर जो इम्पैक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। दूसरा यह है कि इनकी जो स्वतंत्रता थी, जो एक राजा, किसी एक टेरिटरी का राजा जो कर सकता था, वो तो करने की इनको वो मिली नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही थी। दूसरा, इनका एक सब्सिडियरी अलायंस मैंने आपको बताया था, सब्सिडियरी अलायंस जो था, इसमें यह था कि एक बार कोई एक टेरिटरी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई या इनसे हार गई या इनका आधिपत्य इन्होंने मान लिया, तो इनको सेना रखने का कोई अधिकार तो था नहीं। तो अब जब सेना ही नहीं है आपके पास, तो आपकी पावर क्या? जब आपके पास पावर नहीं है, जब आपके पास एक सेना नहीं है, तो आपका सत्ता हो या सम्मान हो, दोनों जाएगा। ठीक, और जो राजस्व वसूली था, अगर आप देखिए एक इलाके में जब राजा एक महल में रहता है तो हम शानो शौकत से रहता हुआ मानते हैं उसको, लेकिन ये शानो शौकत कहां से आती है? वो आती है इस जगह के राजस्व से। जैसे आज देखिए, हम कहते हैं कि सरकार के पास बहुत पैसा है। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? जो हम टैक्स देते हैं, तरह तरह के जो टैक्स वो वसूल करती है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्थानीय शासक हुए, उन्होंने कहा, क्योंकि इनके इंटरेस्ट पे बात आ रही थी। जैसे मान लीजिए एक स्थानीय शासक के मैं बारे में बताता हूं, दो के बारे में बताऊंगा। वैसे इन स्थानीय शासकों ने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों से बात की, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको उसका जरा निदान कीजिए। जैसे मैं आपको ले जा रहा हूं, ये झांसी की रानी देख रहे हैं आप, इनका नाम काफी बार आने वाला है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका नाम है। तो ये चाहती थी, क्योंकि इनके जो पति थे और इनके बीच में मतलब कोई बच्चा नहीं हो पाया, तो इन्होंने क्या किया, एक दत्तक पुत्र यानी कि एडॉप्टेड सन ले लिया। ठीक है, गंगाधर राव या दामोदर राव ऐसे करके नाम था उनका कोई। तो उस बच्चे को यहां इन्होंने बांधा हुआ देखेगा। तो हुआ ये कि इन्होंने रिक्वेस्ट की अंग्रेजों से कि भाई आप ऐसे करिए कि क्योंकि मेरा बेटा नहीं है लेकिन मेरा दत्तक पुत्र है, उसको आप यहां का राजा मान लीजिए। ठीक, पति की मृत्यु हो गई तो उसका राजा मान लीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने ये बात बिल्कुल नहीं मानी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि ये पेशवा बाजीराव आप ये देख रहे हैं, ठीक, ये पेशवा बाजीराव जो आप देख रहे हैं, इनके दत्तक पुत्र, यानी कि दत्तक मतलब अडॉप्टेड सन, किसी का बच्चा आपने ले लिया और कहा कि ये हमारा बच्चा है ना। तो ये जो नाना साहब पेशवा साहब थे, तो नाना साहब पेशवा साहब जो थे, जो कि पेशवा बाजीराव के पुत्र थे, ये इनके पुत्र थे। इन्होंने भी अंग्रेजों से या कंपनियों से कहा कि भाई जो पिता को, क्योंकि इनको वहां से पुणे से जब इनकी मराठाओं की हार हुई और कंपनी ने एनेक्स किया, तो इनको कानपुर के पास, यहां लिख देता हूं, कानपुर के पास जो बिठूर है वहां पर भेज दिया गया। इनको पेंशन दी जाने लगी कि इतना पैसा आपको मिलता रहेगा। तो जब इनकी मृत्यु हो गई, यहां पर नाना साहब पेशवा ने कहा कि इनकी पेंशन मुझे दे दी जाए, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनको पेंशन नहीं मिली। ठीक है, यानी कि जो भी कंपनी ने जो भी इनको निवेदन कर रहा था, चाहे रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, चाहे वो ये साहब कर रहे थे, नाना साहब पेशवा, इन्होंने ठुकरा दिया। ओके, अब अवध पे आ जाते हैं। जो अवध की रियासतें थी, अवध मतलब लखनऊ के आसपास का इलाका, मैंने आपको ये जो इलाका दिखाया है, ये सब आपका अवध का इलाका हो गया। ठीक है जी। तो जो अवध का इलाका है, इसमें अंग्रेजों का कब्जा हुआ। ओके, अब जैसे ही कब्जा हुआ 1801 में इन पे जो मैंने कहा सब्सिडियरी अलायंस है, यानी कि सहायक संधि, इसमें इसका मतलब यह है कि आप सेना नहीं रख सकते अपनी, और आपको हमारी सेना आपको रक्षा देगी और हमारी सेना का खर्च आपको उठाना पड़ेगा, मतलब अवध को उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब हुआ यह कि 1856 में
इसको पूरा कब्जे में ले लिया गया। पहले तो केवल सब्सिडियरी अलायंस का रेजिडेंट तैनात कर दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से 1856 में अवध को पूरा कब्जे में ले लिया गया। हुआ ये, देखिए इसके पीछे क्या गेम चला कि एक हमने ये सुना, हमने जब मैंने आपको बताया था, एक ये था जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो एक चीज लेके आए थे ये अंग्रेज, जो आपके सिपह सलार हुए या फिर गवर्नर जनरल हुए, आगे चल के वो वायसराय बनेंगे। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि कोई भी अगर आप राजा या नवाब है और इनका कोई बच्चा नहीं है तो इनका जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के पास आ जाएगा। इसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई परेशान थी, इसी कारण से नाना साहब पेशवा परेशान थे, और इसी ये चीज जो है ये लागू तो कर रहे थे, लेकिन अवध के लिए इन्होंने कुछ और कहा। इन्होंने कहा कि तो आप लोग जो है, मतलब जो वहां के नवाब थे, उसको कहा कि आप अच्छे से इस पे राज नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमें जनता के बारे में सोचना है और आप अच्छे से शासन ठीक से नहीं कर रहे हो, तो हम ये शासन को दुरुस्त करने के लिए, अच्छा शासन करने के लिए ब्रिटिश का शासन यहां जरूरी है। तो 1856 में इसको पूरा ले लिया। ध्यान रखिए 1856 एक ही साल पहले है 1857 के, यानी कि जो आग थी, जो कहते हैं जो शोले थे, वो भड़कना शुरू हो चुके थे। ओके, अब यहां तक की कहानी आप समझिएगा, ये बैकग्राउंड की मैं कहानी बता रहा हूं आपको। अब कंपनी ने क्या किया, ये जो कंपनी के लोग देख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी देख रहे हैं, चार्ल्स जॉन कैनिंग है, इन्होंने ये तय कर लिया था कि ये जो मुगल है, इनकी रियासत को तो पूरी तरह खत्म करना। वैसे भी ये बेचारे बहुत ही लुल हो चुके थे, यानी कि बिल्कुल एकदम वीक हो चुके थे। उन्होंने कहा था इनको खत्म करना है। इनका नाम जो है वो बार बार आएगा, इनका नाम सुन लीजिए, मुगल बादशाह, इनका नाम है बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। तो ये जो जनरल डलहौजी देख रहे हैं आप, 1849 में ये जो गवर्नर जनरल है डलहौजी, इन्होंने ये ऐलान कर दिया, इन्होंने डिक्लेयर किया कि जब ये बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो इनको लाल किले से बाहर कर दिया जाएगा। पहली चीज तो जहां पर जो भी आपके मुगल साम्राज्य के लोग रहे या फिर सम्राट रहे, वो रहे हैं, तो लाल किले से इनको पहले तो बाहर कर दिया जाएगा, और दूसरा इनको दिल्ली में किसी और जगह पे इनको कहा जाएगा कि रहिए। पहली चीज तो ये कह दिया लॉर्ड डलहौजी ने। एक और चीज इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बहादुर शाह जफर है, ये आखिरी बादशाह होंगे, ये आखिरी बादशाह होंगे, इसके बाद कोई बादशाह नहीं होगा, बल्कि जो इनके बेटे होंगे या इसके बाद जो लोग आएंगे, उनको किसी को भी बादशाह नहीं कहा जाएगा, इनको केवल प्रिंस, इनके बाद जो इनके बच्चे आएंगे उनको केवल प्रिंस कहा जाएगा, या कहेंगे राजकुमार, केवल राजकुमार कहा जाएगा, बादशाह नहीं कहा जाएगा। तो ये सब तैयारी इन्होंने कर ली थी। एक तो ये कारण हो गया। दूसरे कारण पे आते हैं, किसान और सिपाही। देखिए पहली चीज ये है कि जो भी किसान थे या फिर आप जमींदारी देख लीजिए, इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से जो कंपनी के लोग थे, कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एक तो टैक्स लगा रखा था, भू राजस्व जिसे कहते हैं, और टैक्स की वसूली भी ये बहुत जबरदस्त तरीके से किया करते थे। मतलब इसे कहें कि दमनकारी तरीके से किया करते थे। तौर तरीके इनके अच्छे नहीं थे। इनके तौर तरीकों से किसान भी परेशान था और यहां तक कि जमींदार भी परेशान था। और जो लोग, मान लीजिए कोई महाजन आता था, जैसे आप मान लीजिए कोई मनी लेंडर आ गया, और मनी लेंडर से पैसे तो लेना पड़ता था क्योंकि इनके कर्ज चुकाने बहुत सारे काम करने पड़ते थे। तो मनी लेंडर के अगर ये पैसे नहीं चुका पाते थे तो इनकी जो जमीन है वो ये मनी लेंडर छीन लेता था। वो पहले जो उनका कोलैटरल रहा हो कि भाई तो हम तुमको पैसे दे रहे हैं, तुम क्या दे रहे हो, अच्छा ठीक है, जमीन के पेपर हमारे पास रख दो। और जब पैसे नहीं दे पाते थे तो मनी लेंडर जमीन इनकी छीन लेता था। तो ये इसके कारण किसान और जो जमींदार थे वो वैसे ही परेशान थे। एक और चीज थी, कंपनी जो है, इन्होंने सिपाही रखे थे, ठीक है ना, अपनी आर्मी में सिपाही रखे थे। बेसिकली ये भारतीय सिपाही थे। अब ये क्यों असंतोष में थे, ये क्यों परेशान थे, ये क्यों दुखी थे? इनको जो पैसा मिलता था, वेतन, इनको जो भत्ता मिलता था, जो अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, या जो इनकी शर्तें थी, काम करने की जो शर्तें थी, उसके कारण बेचारे ये जो भारतीय सिपाही थे वो बड़े परेशान हो गए। उस जमाने में ये था कि अगर ये समुद्र है, समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे। खासतौर पे जो पंडित लोग थे वो ये थे कि अगर हम समुद्र के पार गए तो हमारा जाति और हमारा धर्म दोनों ही खत्म हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, ये इनका मानना था। ओके, तो हुआ ये कि 1824 में कंपनी ने कहा इन लोगों को कि ऐसा है, आपको जो बर्मा है, बर्मा में लड़ाई चल रही है, आप चाहिए समुद्र पार करिए, समुद्र के रास्ते बर्मा चले जाइए।
तो इन लोगों ने कहा ना, हम नहीं जा रहे, उन्होंने ऐतराज कर दिया। उन्होंने ये कहा, जरूर कहा कि ठीक है, हम समुद्र के रास्ते से यानी कि पानी के रास्ते से नहीं जाएंगे, हमको आप जमीन के रास्ते भेज दीजिए, हम चले जाएंगे। ओके, तो जब इन्होंने ऐतराज कर दिया, और कंपनी की बात, ये कंपनी के लोग ही, या क्योंकि ये तो कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये मान नहीं रहे थे, तो इनको बहुत सख्त सजा दी, बहुत ही दुखदाई सजा इनको मिली। ओके, अब क्योंकि ये मुद्दा अभी भी खत्म तो हुआ नहीं था, तो आप देखिए फिर से 1856 की बात कर रहा हूं, ये 1857 में रिवोल्ट हुआ है। बार बार मैं आपको 1857 के करीब ले जाना चाह रहा हूं। 1856 में इन्होंने एक नया कानून बना दिया, और नया कानून क्या कहता है कि जो भी सिपाही, जो भी आदमी हम भर्ती करेंगे, उसको अगर हमने इसको अपने रिक्रूट किया, तो अगर कोई भी जरूरत पड़ने पर इसको समुद्र पार जाना ही पड़ेगा। जब भी इनको कहा जाएगा, जब भी अगर आपको हमने रिक्रूट किया है, तो अगर हम कहेंगे यहां जाओ, समुद्र के पार जाओ, तो आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, एक और बात इसमें थी, हम कहते हैं ना जय जवान जय किसान, तो जो भी किसान थे, आपको याद है जो किसान है उन्हीं को तो रिक्रूट किया था। अवध और बनारस में ये शुरू हुआ था, और अवध और बनारस की बात ही इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनाई थी कि जो भी वहां पीजेंट है या फार्मर है, उन्हीं को भर्ती कर लो। तो अल्टीमेटली ये किसान ही तो थे। तो जो सिपाही थे, या तो वो किसान थे या किसान परिवार से आते थे। तो जब इन्होंने किसानों का हाल देखा सिपाही ने, और सिपाही खुद ही परेशान थे, तो हुआ ये कि सिपाही और किसान, इनकी प्रॉब्लम ये समझ सकते थे, इनकी प्रॉब्लम ये समझ सकते थे। तो किसानों का जो गुस्सा था वो जल्द ही सिपाहियों में आ गया, क्योंकि सिपाही का बाप, सिपाही का भाई, सिपाही का जो भी रिश्तेदार है, वो सब किसान हो रहे हैं, और किसानों की दुर्दशा तो मैंने आपको बताई दी। तो किसान और सिपाही में ये दिक्कतें थी, या उनके दिल में ये रोष पैदा हो रहा था। और अब क्या हुआ कि सुधार शुरू हुए, कंपनी ने बहुत सारे सुधार किए। अच्छा, मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं, कंपनी ने कुछ ऐसे सुधार किए जो वाकई में बहुत अच्छे थे, उसके बारे में हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन पहले समझ लीजिए कि सुधार क्यों किए। कंपनी को यह लगता था कि जो भी भारतीय समाज है, यानी कि भारतीय जो इंडियन सोसाइटी है, इसमें जरूरी है इनको सुधारना। ये बहुत पिछड़े हैं, और ये जो इनके अंदर रूढ़िवादी चीजें चली आ रही हैं या भ्रांतियां चली आ रही हैं, इनको दूर करना है। जैसे कि सती प्रथा, अब यहां पर देखिए सती प्रथा। सती प्रथा में होता था, अगर पति आपका मर जाए तो औरत को उसी की चिता पे बैठ के जला दिया जाता था। ठीक है, उसको मजबूर किया जाता था, ये अपनी इच्छा से कर लेती थी, जो भी जैसा रहा हो। तो कोई अपनी इच्छा से तो करेगा नहीं, आग में कौन बैठेगा, लेकिन उनको फोर्स किया जाता था, जैसे आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। तो जैसे सती प्रथा है, इसको ये अबॉलिश करना चाहते थे, ये अबॉलिश कर दिया। बहुत ज्यादा इन्होंने कानून बनाए कि भाई किसी तरीके से ये सती प्रथा खत्म कर दी जाए। और अगर कोई विधवा हो गई तो उसको बहुत बुरा जीवन जीना पड़ता था। कोई विधवा हो गई तो उस दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, जो विडो है वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी। तो उसके लिए भी विडो रीमैरिज, यानी दोबारा शादी करने के लिए, या कहें कि विधवा का विवाह करने के लिए, पुनर्विवाह करने के लिए फिर इन्होंने कानून बनाए। इन्होंने कोशिश की अंग्रेजों ने कि भाई किसी तरीके से जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया जाए, इसको हिंदुस्तानी लोगों में आगे बढ़ाया जाए। अब 1830 की बात समझिए, या 1830 का मैं एक चित्र दिखा रहा हूं। इसमें जो इंडिया में, हिंदुस्तान में जो मिशनरीज आए थे, और मिशनरी कौन होते हैं, वो ईसाई मिशनरी होते हैं, या आप ईसाई देख ही रहे हैं। जो ईसाई मिशनरी है, इनको खुलकर काम करने की पूरी सुविधा दे दी गई। इनको कहा गया कि आप जमीन भी ले लीजिए, आप जमीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप संपत्ति ले लीजिए, कोई भी संपत्ति ले लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से ये कहा गया कि 1850, फिर से मैं 1857 पे ले जा रहा हूं आपको, एक ऐसा कानून बना दिया गया जिससे अगर हिंदुस्तान का कोई आदमी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कोई आदमी ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तो उसके लिए सारी चीजें आसान कर दी गई। पहली चीज तो यह कि उसको पुरखों की जो भी जमीन जायदाद है वो सब वो ले सकता है, रख सकता है, यानी अधिकार रख सकता है, जमीन का अधिकार उसको मिल गया। यानी कि अगर वो ईसाई बन जाएगा तो उसकी सारे अधिकार इंटैक्ट रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। अब जो भारतीय थे, ये जो भारतीय देख रहे हैं, इनको ये यकीन हो गया, उनको ये समझ में आया कि यार ये जो अंग्रेज है ना, ये तो हमारे जो भारतीय समाज के कायदे कानून हैं उनको तोड़ना चाह रहे हैं। यानी हमारा जो धर्म है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो जीवन शैली है, इन सब को ये अंग्रेज तोड़ना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये एक और चीज थी भाई, जब आपने सुधार किया तो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह का मैं आगे नाम लूंगा, जो ये सती प्रथा वगैरह खत्म कराने में सबसे आगे रहे
इनके बारे में आगे बात होगी। तो अब यहां तक तो हम पहुंच गए कि जनता में असंतोष क्यों था, क्यों 1857 आया और क्या हुआ, और भी चीज हम समझेंगे कि ये क्या कारण रहे। इसमें हम बकायदा वो सोर्स दिखाएंगे, यानी कि वो सोर्सेज है जहां से हमको ये पता चलता है कि उस जमाने में क्या क्या हुआ। तो यहाँ कुछ सोर्सेज में दिखाऊंगा, बकायदा एक किताब में ये दर्ज है और ये मेमोयर्स है, लोगों के कुछ यादगार है जो उन्होंने लिखे हुए हैं। तो इसकी हम चर्चा जो है जनता की नजर से, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।